बैक नाज़रीन, सबसे मीठी ईद में सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सीमल मेरे साथ मौजूद थी और यहाँ पर मिलकर हम जी ईद मना रहे थे और अब सीमल अपने घर जाके ईद मना रही हैं। बाकी ट्रांसमिशन का सिलसिला मैं आपके साथ जारी रखूंगी और हम मिलजुल कर यहाँ पर ईद मनाते रहेंगे, अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अब जो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे सेट की जीनत बन चुके हैं जी, बहुत बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नईम ताहिर साहब की तरफ सबसे पहले मैं जाना चाहूँगी और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं तारुफ किस तरह से कराऊँ। एक्टिंग बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि उस्ताद हैं या फिर मैं बोलूँ कि जी सीनियर आर्टिस्ट हैं या फिर मैं बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। फिल्म में इन्होंने काम किया, थिएटर में इन्होंने काम किया, रेडियो में इन्होंने काम किया, मतलब किस तरह से तारुफ कराऊं, मेरे लिए अल्फाज कम पड़ रहे हैं कि किस तरह से मैंने इनका तारुफ कराना है। और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं, आप सभी लोग उनको देखते भी हैं, देख चुके भी हैं और बहुत उनका कैरेक्टर जो है वो सभी बच्चों के लिए पसंदीदा रहा। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। नईम ताहिर साहब को सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। हसीब पाशा साहब, क्या हाल चाल है आपके? ईद मुबारक जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। थोड़ा सा अपने डिफरेंट अंदाज में ज़रा ईद मुबारक तो कह दें। उल्लू हेलो, उल्लू हेलो, 80 420 80 911, तुसी 420 तुसी 911। लो भाई, मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलू जादूगर नहीं है। और आप सबको मीठी मीठी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ये वो अंदाज है जो आज तक सब बच्चे याद रखते हैं और ये कैरेक्टर मेरे ख्याल से हम जिस तरह कभी नहीं भूले, कोई भी नहीं भूल पाएगा। और अब भी स्पेशल आपका ड्रामा तो चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। खैर, ये वो लोग हैं जो कि मेरे ख्याल से सोसाइटी में वो किरदार अदा करते हैं कि हम जब थक जाते हैं या जब परेशान होते हैं, टीवी ऑन करते हैं और इन लोगों की खिदमत हमारे लिए होती हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर होते हैं। नईम ताहिर साहब, मैं आपसे सबसे पहले, ईद का दिन है, खुशियों का त्यौहार है, अपनों के साथ सभी लोग मनाते हैं, आप कैसे ईद का दिन मनाते हैं? कहाँ से आगाज़ होता है दिन का? देखिए, ईद का आगाज़ तो तैयारी और सेवइयाँ खाने से होता है, फिर नमाज होती है, उसके बाद दोस्त अजीज़ आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और आजकल चूँकि ज़माना एक ऐसी बीमारी का है जिसने दुनिया भर को घेर रखा है, इसलिए बहुत कम लोग आते हैं और इतने फासले में बैठते हैं, जैसे आप मुझसे इतने फासले में बैठी हुई हैं। तो इस तरह से ईद गुज़रती है, लेकिन ईद की अहमियत को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ईद पे आप रोज़े रखते हैं और रोज़े रखते हैं और बड़ी खुशी, बहुत अच्छी बात है कि जो लोग, मेरी दुआ है कि सब लोग जिन्होंने रोज़े रखे हैं उनके रोज़े अल्लाह ताला कबूल करे। और ये देखिए, हुकूकुल्लाह है। लेकिन ईद पे जो अहम बात है वो ये है कि हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हुकूकुल्लाह को माफ़ कर सकता हूँ, हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं कर सकता। तो इस वक्त हमें ख्याल रखना पड़ता है, ये करना चाहिए कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले तो घर के बुजुर्ग, वालिदैन और वो, बिल्कुल आपने सही लेकिन कहा। अगर आप उसको गौर से देखें तो पूरी मखलूक जो है उसमें आपकी अपनी एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी पूरी करनी चाहिए। तो ईद की जहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ के आप सुरखरू हुए, आपने अल्लाह ताला के हुजूर अपने इबादत की, रोज़े रखे, सब कुछ किया, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि हुकूकुल इबाद बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और खुशियों के त्यौहार में सभी लोगों को खुश रखना, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को साथ लेकर चलना, मेरे ख्याल से मकसद इन त्योहारों का यही होता है। और मेरे ख्याल से तभी हमें ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं जब आपके इर्द गिर्द सभी लोग खुश रहें। जहाँ खुश रखने की बात हो रही है, मुस्कुराहटें बिखेरने की बात हो रही है, हसीब पाशा साहब, आपका नाम तो पेश रहा हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरने में। कैसा लगता है? बहुत मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, मुस्कुराना। बस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे भी नहीं पता। बल्कि जब ये ड्रामा ख़त्म हुआ था तो मुझे याद है कि GM रफ़ीक वड़ाई साहब थे,
तो मुझे कहते हैं पाशा साहब ऐनक वाले जिन में आप कॉमेडियन स्टैब्लिश हुए। मैं कहता सर मैंने तो कॉमेडी की नहीं। कहते हैं तुम करो ना करो, तुम कॉमेडियन स्टैब्लिश हुए, जब भी पीटीवी कॉमेडी प्ले करेगा हम आपको जरूर बुक करेंगे। और उसमें ऐसे जस्चर थे कि खौफ नेगेटिव कैरेक्टर तो था मेरा हमून जादूगर का, लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा चला गया। कि वो काम जो था ना, बल्कि पॉजिटिव को सपोर्ट किया उसने। अगर नेगेटिव कैरेक्टर आपका मजबूत हो तो पॉजिटिव कैरेक्टर की वर्थ और ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम दोनों, मैं और नस्तूर जीन और बिल बतौड़ी, हमारा एक अच्छा पेयर बना, ऐसी केमिस्ट्री मिली कि वो आज तक आप लोगों को याद है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद कैसे मनाते हैं? ईद पहले तो बड़ा अच्छी मनाते थे जी। कि जब हम छोटे थे ईदी लेने का वक्त होता था। अब ये है कि पहले हम पूछते हैं सारा दाएं बाएं बच्चों से कि यार ईद की नमाज का टाइम क्या है। 7:30 बजे कहाँ हो रही है, 8 बजे कहाँ हो रही है, 9 बजे कहाँ, उसका फैसला करते हैं रात को कि हमने कल अगर इतनी बजे उठते हैं तो कौन सी हमने नमाज पढ़नी है। उसी हिसाब से 3-4 मस्जिदों के हम टाइम ले लेते हैं नमाज ईद का और उसको करते हैं। और उसके बाद फिर रस्म मामूल आके तो बच्चों में ईदी तकसीम करते हैं, पोते पोतियों में, दोस्तों में। जिस तरह नईम साहब ने कहा, हम फिर सवैयाँ भी खाते हैं और फिर ये तो ईद के त्यौहार की खूबसूरती है। इसके बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। नईम ताहिर साहब, माशाल्लाह से आपकी पूरी फैमिली होगी, कैसा लगता है सबको ईदियाँ बांटना? अपना टाइम याद आता है? जी बिल्कुल याद आता है, बहुत याद आता है। और बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को ईदियाँ देते हुए कि चलो जाओ तुम भी कुछ जाके जो मर्जी करते फिरो, और शौक़ से आते हैं, सलाम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। तो ये एक तरीके से एक इकट्ठ बन जाता है। सब मिलते हैं। और सवैयाँ, आपको इसको सवैयों वाली ईद भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मीठी ईद कहते हैं। मीठी ईद कहते हैं। तो इस लिहाज से तो बहुत खुशी का और बहुत अच्छा मौका होता है कि आपके सब रिश्तेदारों में। हमारे यहाँ एक और रस्म है कि हमारे फैमिली में कोई एक घर, सारे फैमिली के जितने 20-25-30 लोग लाहौर में हों, उनका लंच इकट्ठा करते हैं। मिल बैठने का एक बहाना बन जाता है। बैठने का बिल्कुल बिल्कुल। और लाहौरियों की तो रिवायत है जी, ये मिलजुल कर इकट्ठे खानों का एहतमाम करते हैं। हसीब पाशा साहब, आपके यहाँ भी ये ट्रेंड है कि सब मिलजुल कर बैठते हैं? जी बिल्कुल। ये पहला दिन जो है वो तो सारा हमारे खाने पे, अपने पसंद की खाने पकाने, जो मीठी चीज़ें पकानी। फिर दूसरा दिन होता है कि हमने कहीं जाना होता है कि अब हमने किस किस घर ससुराल जाना है, दोस्तों के, बहन भाइयों की तरफ। और तीसरे दिन में फिर उन्होंने आना होता है। इस तरह से हम उसकी वेले दी वंड कर लेने हैं, तीनों दिन के बिजी रख लेते हैं कि सारे ही आपस में। वैसे तो साल में मौका नहीं मिलता हमें कहीं आने जाने का, लेकिन यहाँ पर आप पाबंद होते हैं कि आपने 1-2 दिन पहले उनको ईदी भी देनी है, फिर ईद पे इन्वाइट भी करना है, इकट्ठे मिलकर खाना भी है। और ये खूबसूरत त्यौहार है मुसलमानों का कि जिसका बचपन में भी मज़ा था और आज भी मज़ा है। जब पहले हम ईदी लेते थे उसका अपना मज़ा था, आज जब बच्चों को ईदी देते हैं और जो खुशी उनके चेहरों पे आती है उसका एक अपना मज़ा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये खुशियाँ जो हैं मिल बैठकर गुजरती हैं। सभी लोग जो हैं वो अपनी ईद सेलिब्रेशन करते हैं। आपके घरों में भी मेहमान आ रहे होंगे, हमारे मेहमान भी आ रहे हैं, अपनी ईद के एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको आपने ड्रामों में देखा है, जिनको आपने बड़ी स्क्रीन्स पर देखा है, जिनके काम को आपने सराहा, आपने पसंद किया। कुछ सफ़र का आगाज़ मैं जानना चाहूँगी। एक पूरी एकेडमी, एक पूरा स्कूल, एक पूरी कॉलेज यूनिवर्सिटी, मैं क्या बोलूँ, कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया? देखिए, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि की जाना मैं कौन। बुल्ले ने जो कह दिया ना, उससे सारी बात कोई। देखिए, अगर मैं मुख्तसर कहूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं एक जुनूनी आदमी, मेरे जहन में जो चीज़ समा जाए वो मुझे करनी होती है। और एक स्टेज पे मेरे जहन में ये समा गया, मालूम नहीं क्यों, 14-15 साल की उम्र में, कि इस मुल्क में थिएटर नहीं है, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं है, कल्चर नहीं है, तो मैं इधर जाऊंगा। अब मेरी वालदा डॉक्टर थी, वो बर्रे सग़ीर की पहली औरत डॉक्टर थी, वो डॉक्टर थी। मेरे वालिद एजुकेशनर्स थे, इंस्पेक्टर स्कूल थे, बहन और भाई बड़े वो भी डॉक्टर बन गए। अब मैं वो समझता ये क्या करेगा, ये तो बिल्कुल ही इसकी आप यूँ समझिए कि मेरा फॉर्मली आगाज़ जो हुआ वो रेडियो से हुआ। ठीक है। 1954। मैंने बड़े चक्कर लगाए, वहाँ ऑडिशन दिए, हमेशा मुझे एक चिट्ठी आ जाती थी कि आप फेल हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं फेल हो जाता था। आखिर मैंने एक दिन वो डीसीपी डायरेक्ट कंट्रोल पैनल में झांक के देखा कि मैं सुन रहा है कोई, तो मैं उससे पूछूं मैं क्या गलती कर रहा हूँ। वहाँ कोई नहीं था। अच्छा। वो सिर्फ क्लर्क को कह के दे गए थे कि मुंडे अंदर कर रहे ने ऑडिशन, तीनों चिट्ठियाँ भेज दें कि नहीं होया। अच्छा।
तो इत्तेफाक से मैं फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जब चला गया तो मेरा नाम कुछ एज ए राइटर हो गया। तो वहाँ से मेरी एक कहानी उन्होंने कहा रेडियो पे नशर हो जाएगी। ठीक है। वो कहानी मैंने पढ़ी और मेरे पास 3-4 प्रोड्यूसर्स की नॉक दरवाजे पे आई कि जी मिल के जाना, मिल के जाना, मिल के जाना। यानी वो टर्निंग पॉइंट था। वो ओवरनाइट मेरी स्टारडम थी, ओवरनाइट स्टारडम थी। मेरी पेशावर से, कराची से, सब जगह से कॉल्स आ रही है कि इसको भेजो, इसका लहजा अच्छा। ये इजहार काज़मी वाज द फर्स्ट वन टू टेक मी। फिर रज़ी तिरमज़ी थे मरहूम और सारे हमारे साथी। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, आपने लहजे की बात की, वो लबो लहजा, वो अल्फाज, वो अदायगी आज क्यों हमें नज़र नहीं आती है? हमने बात यहीं से शुरू करनी है, ब्रेक लेनी है। फ़िलहाल ब्रेक लेंगे, अपने मेहमानों से हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, ईद की खुशियाँ आपके साथ मनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मीठी ईद को मज़ीद मीठा बना रहे हैं अपने मेहमानों की इन मीठी मीठी बातों से। हसीब पाशा साहब, टर्निंग पॉइंट की बात की थी नईम ताहिर साहब ने, और टर्निंग पॉइंट हर किसी की ज़िंदगी में आता है और आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हम सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी आप अल्फाज में बयान करें। शौक़ तो था काम करने का, छोटे छोटे रोल करता था। बल्कि जब मैंने स्टार्ट किया तो कवालियाँ होती थी PTV पे, तो कवालियों में मैं बड़ी टोपी पहनता था ना जो कि सर के ऊपर, उसमें तारे लगे होते थे और वो बड़े चमक रहे होते थे। और उस वक्त सिर्फ PTV होता था। जब सुबह वो लोग देखते थे तो सारा दिन, यार रात को तुम्हें कवाली में देखा, कवाली में देखा। फिर छोटे छोटे रोल थानेदार का कर लिया, वकील का कर लिया। तो जब ये ऐनक वाला दिन शुरू हुआ है तो उस वक्त मैं अपने तौर पर घर से हीरो बनने चला था। उन्होंने कहा जी हामून जादूगर का रोल करना है, तो मैंने इनवाइट किया। हाफिज़ ताहिर साहब हैं, इनके भी कुलीग हैं, हमारे भी उस्ताद हैं वो। तो मैंने इनवाइट किया। मैंने कहा मैं क्या यार बच्चों का ड्रामा करूँगा, ना करते करते मैंने कहा चलो एक एपिसोड रिकॉर्ड कर दूँ, फिर माजरत कर लूँगा। जब मैंने एक एपिसोड किया और मैं कैमरा उसके मेकअप मैन के पास गया कि हसीब पाशा को छुपा दो यार, ये नज़र ना आए, मैं तो बड़ों को ड्रामा करना है, वो मैं जादूगर बनूंगा। वो अफजाल दादा होते थे, उसने पूरा गेटअप ऐसा किया कि वो 200 साल का हामून जादूगर निकला है। हाँ। जब अपना स्टूडियो में गया, रिकॉर्डिंग करवाई, मंत्र पढ़े तो इतने अच्छे हो गए। किसने लिखे थे वैसे? याद कैसे करते? हमेशा लिखते थे हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती है, मंत्र नहीं लिखते थे। हाँ। हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है जकूटा जिन आ जाता है। अच्छा, मंत्र आपने खुद से बना? मंत्र मैंने सारे खुद उसमें लिखता था। हर सिचुएशन पे मुझे अलग मंत्र बनाना पड़ता था। मंत्र भी क्या, बस लफ्ज जोड़ता था। गुम गुम वा चौ चौ ची ची चिचो चिच गंडेरियां खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच के कुमड़ केरियां कौन है उनमें झूठा, जहां कहीं भी है तू आ जाओ जकूटा, कॉमन कॉमन कॉमन, और जकूटा आ जाता था। वो हम क्लास में जब जाते थे ना तो मैडम कहते मैं ही कम इन, तो वो मैंने वहां पे उसको सेट कर दिया। हाँ। हेलो हेलो सारे कहते हैं, मैंने उल्लू लगा दिया, उल्लू हेलो 80 420 80 9 2 11। बच्चों ने एंजॉय किया। वो कॉमेडी भी हुई, वो खौफनाक भी था, वो गेटअप भी उसमें अच्छा हो गया। बस वो बच्चे प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा। नहीं ताहिर साहब, आपको भी ये कैरेक्टर देखा भी होगा, सुना भी होगा, लोगों के मुंह से भी सुना होगा, कैसा लगा हामून जादूगर का कैरेक्टर? देखिए ये तो एक ऐसा सिलसिला था जो एक जिसको क्लासिक कहा जा सकता है। इट्स ए कंटेम्प्रेरी क्लासिक। अगर टेलीविजन ने कुछ क्लासिक्स बनाए हैं उनमें ये, और ये लोग बड़ी इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस देते थे। मुझे ये लगता था कि इनके सबके अंदर इतना टैलेंट था कि इन्होंने उस टैलेंट से शो को बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा बाकमाल सिलसिला रहा और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों के लिए कुछ हुआ। मैंने भी बच्चों के लिए वहाँ सीरियल लिखे, मैंने पपेट शोज़ भी टेलीविज़न पे हुए। मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से मेरा सीरियल चलता था। बिल्कुल। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कम होता है और बच्चों के लिए अगर देखिए टेलीविज़न का एक रोल है। टेलीविज़न का रोल सिर्फ ये नहीं है कि आप इश्तिहार दिखा दें, वो तो है ना स्पॉन्सर का, पैसे लगाने वाले का रोल के ऊपर से पैसे वापस आ जाए। लेकिन आप एक माशरती सोसाइटी का एक अहम जुज़ हैं जिससे आपको रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट देनी देती है ताकि माशरा जो है वो आगे बढ़ सके। तो जब तक PTV इस सही डगर पे रहा उसने ये रोल किया और मैं चाहता हूँ कि सारे टेलीविज़न नेटवर्क जो हैं वो इस किस्म का रोल करें। अब मुझे बाज़ औक़ात बड़ी मायूसी होती है
अब सिर्फ इसलिए एक चीज़ चलाई जाती है कि जी ये बिकदी है। इश्तिहार कितने आते हैं। अब मैं क्या बताऊं, बिकती तो बहुत चीज़ें हैं। बिल्कुल। अगर वो सारी बिकने वाली ही चीज़ों को अगर प्रमोट करना है तो फिर तो आप खुद भी बिक जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, मैंने यहाँ पे बात छोड़ी थी अल्फाज की अदायगी, तरीक़ेकार, जो हमने पहले, आप माशाल्लाह आप जैसे लोग सीनियर आर्टिस्ट हुए हैं, देखा आजकल लोग भुला बैठे हैं उसको, क्यों? और कोई पकड़ता भी नहीं ये चीज़ें। देखिए, एक ज़माना था कि जब हम बहुत तवज्जो करते थे। मसलन सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब थे, रफ़ी पीर साहब थे, हमने उनसे सीखा। वो एक एक फ़िक्रे को 3-3, 4-4 दफ़ा से कहते थे, सही, मुख्तलिफ स्ट्रेसेस नुआंसेस के साथ, और उनका मतलब बदल जाता था। सही। बस देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, सीधा 3-4, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए ना कितने मुख्तलिफ इस तरह के अंदाज से उसके मानी बदलते जाते हैं। मैंने एक दफ़ा एक ड्रामा टेलीविज़न PTV के लिए हो रहा था, तो उसमें उज़मा गिलानी भी थी और भी बहुत सारे लोग थे। तो मैंने कहा देखिए इस ड्रामे को हमने पढ़ लिया है, अब अगर हम इस ड्रामे को जो ये नज़र आ रहा है इसको उलट मानी इसका निकालना चाहें तो फिर कैसे होगा। तो उसमें मुझे कहने लगी कि आप कहा कि ऐसे तो कभी हमने सोचा ही नहीं। बात यह है कि हम लोग ऐसे नहीं सोचते सही, कि हमें जो बात कहनी है कैसे कहें, बिल्कुल, कि उसका वो मानी निकले जो हम चाहते हैं कि पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इससे ज़रा हट के एक बात कर रहा हूँ, हम लोग जनरली वक्त का ख्याल नहीं रखते। सही, अल्लाह ताला ने वक्त हमें एक अमानत दी है, बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे इसी का हिसाब देना है। अगर आप मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं तो फिर आप ही जवाब दें। बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी कामयाबी का ज़ामिन होती हैं। मैं आपके देखने वालों सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने वक्त की भी इज्जत कीजिए और दूसरे के वक्त की भी इज्जत कीजिए। बड़े आर्टिस्ट आप ऐसे नहीं बन जाते, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपको वक्त पे जाना है, कहीं पर आपको अदब करना है, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से, चाहे बार बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपने उसी हिम्मत से, उसी विल से दोबारा आना है और कुछ करके दिखाना है, और ये कहना है कि जी अगर मेरे में कोई कमी है तो मैंने आगे बढ़ना है। लेकिन आजकल के नौजवान बड़े जल्दबाज हैं, इस तरह का कुछ करने को तैयार नहीं होते हैं। हसीब पाशा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कभी कोई और कैरेक्टर करने के बारे में सोचा कि अब आप इसी से सेटिस्फाइड है कि बस ये मेरी पहचान है? असल में बात ये है कि हमारे इरफान खुसर साहब आज तक डायरेक्ट हवालदार में फंसे हुए, बिल्कुल, सोना चांदी आज तक उसी कैरेक्टर में किए हुए, हमारे जान रैम्बो आज तक वही कर रहे हैं। सुहेल अहमद अजीजी में खिलाने में खुश है कि मुझे किया जाए। मतलब एक फनकार को एक नाम मिल जाए ना, एक पहचान, दैट इज सफिशिएंट फॉर द होल लाइफ। जिंदगी के लिए काफी है कि सबको पता है कि ये जकूटा जी, ये हमून जादूगर। अब वो इतना लेबल लग चुका हुआ है मुझ पे कि मैं करते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो मैं कोई भी ड्रामे कर लूँ। मैंने गालबन 52 एपिसोड किए थे यावर अयाज साहब के ड्रामे के। सिर्फ एक ने कहा था कि यार वो रात को आपको देखा हमारी आवाज़ के साथ ड्रामे में। ऐनक वाला जिन जब चलता था तो वादी नीलम से फ़ोन आते थे, एबटाबाद से आते थे, ब्रेक में अब क्या होगा। और वो जो नाम मिल गया ना जी, हमून जादूगर, उसी को मैं बचाए फिर रहा हूँ। और मैं अलहमरा में भी करता हूँ, लाइव भी करता हूँ, अब दोबारा भी रिटर्न ऑफ नस्तूर शुरू हो रहा है कि उसी में ज़िंदा और उसी में मरना चाहते हैं कि उसके बाद इतना बड़ा ना कैरेक्टर मुझसे होगा और ना किसी चैनल के पास होगा। बिल्कुल, इसलिए इसको जिंदा रखा जाए। जबरदस्त जबरदस्त। आप अपने एक मखसूस अंदाज में ब्रेक तो लीजिए। चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है, गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कचुकुमा कचुकुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी खाली कचौरी। और ये है ब्रेक के पाँव मत हिलाना। आ गई ब्रेक। वेलकम बैक। मुझे लगा जैसे ब्रेक लिया मैं गायब ही ना हो जाऊं, क्योंकि वो ड्रामा याद आ गया ज़हन में, वो कि ऐसा मंत्र पढ़ा जाता था और सब कुछ गायब हो जाता था। बहुत ज़बरदस्त लगती है ये चीज़ें, आपको अपने बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और ऑल टाइम फेवरेट सबका ये ड्रामा रहा था। तो जी हमून जादूगर साहब को गुड लक कहना चाहेंगे आगे के लिए भी। नईम ताहिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी,
जैसे एक कैरेक्टर आपको हमेशा पसंद रहता है, अपना याद रह जाता है, कोई डायलॉग ऐसा है, आपने अपना कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? देखिए, एक्टिंग जो है वो मेरी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा है। मैंने जैसे कहा ना, मैं एक जुनूनी आदमी हूँ। हाँ। मुझे एक जुनून मिल जाता है तो मैं उसके पीछे, मुझे अब बहुत कम लोग जानते होंगे कि अयूब खान ने सन 65 में मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि चाइना से ताल्लुकात पैदा करने हैं। अच्छा। और चाइना से ताल्लुकात पैदा करने के लिए पूरे पाकिस्तान से इक्वली रिप्रेजेंटेटिव एक ट्रुप बनाना। तो मैंने फिर, अब चाइना में तो रेवोल्यूशन आ चुकी थी, मुझे ये जानना चाहिए था कि रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या जानते हैं। तो मैंने 6 महीने तैयारी के बाद 50 आदमी का एक ट्रुप तैयार किया जो 5 हफ्ते चाइना रहा, और हमने सारे चाइना का टूर किया, माओ तुंग पर भी कॉल किया। वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसमें जनरल रज़ा होते थे उस ज़माने में एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि हमारी सफारत की 50 साल की कोशिश जो है थी वो इतना काम ना कर सकती जितना इस ट्रुप ने कर दिया है। सही। तो ये मेरे दूसरे पहलू हैं। फिर मैंने अलहमरा ज़मीन ख़रीद के बना दी, नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बना दी, आपके टेलीविज़न को ट्रेनिंग दे दी, बंगाल में भी उनको, ईस्ट पाकिस्तान जो होता था उनको भी शुरू कर दिया। तो एक्टिंग जो है वो मेरी ज़रूर मोहब्बत है, मैं ज़रूर उसमें करता हूँ, लेकिन ये जो ऑफ स्टेज एक्टिंग है हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझता हूँ उसमें मैंने ज़्यादा काम किया। अगर आप मेरा एक आध कोई रोल पूछना चाहती हैं तो एक आध रोल ऐसा, मसलन उस ड्रामे का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें मैं एक ब्यूरोक्रेट बना हुआ था, एक ब्यूरोक्रेट जो हर लड़की पर नज़र रखता है। ब्यूरोक्रेट और लड़की पर नज़र रखता है। उसमें सबा थी मेरे साथ। फिर एक और था मेघ मल्हार। मेघ मल्हार में भी वो, मेघ मल्हार में निस्बतन शरीफ आदमी था। फिर मेरा जो बहुत मशहूर हुआ वो अशफाक अहमद के तोता कहानी में। तोता कहानी मेरा बहुत मशहूर हुआ, और बल्कि पाकिस्तान टाइम्स ने कहा मैं एक ज़माने में टेलीविज़न से नाराज़ हो गया था। अच्छा। हाँ, चला गया था। मुझे बहुत खींच के फिर वो 5-10 साल के बाद फिर लेके आए। ठीक। तो उसने बड़ा हेडलाइन पाकिस्तान टाइम में लिखी थी, ओल्ड इज़ गोल्ड। बिला शुबा, बिला शुबा। तो मैंने बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं, बूढ़ा, जवान, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, हर तरह के किए हैं। और मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ। अभी रिसेंटली जो मेरा एक टेलीविज़न पे बहुत मशहूर हुआ था वो था एक सीरियल था जिसमें मैं एक बाप का रोल कर रहा हूँ, बाप और बेटी का रिलेशनशिप। वो इतना हुआ कि अब तो ये है ना, आपके हाथ में जो होता है उसमें हर तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं। वो अब तक लोगों को याद है कि वो मेरा रोल जो था, क्योंकि ऐसा सीन हमने कभी नहीं देखा बाप और बेटी के दरमियान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस अल्लाह की मेहरबानी है, कुछ कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं और लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू। मन माइल था उसका नाम। जी, मन माइल। ये जी आयशा भी कह रही हैं, उन्होंने भी आपका ये कैरेक्टर बहुत पसंद किया। जी, तो जिस तरह हम सब लोग मुतरिफ हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस हमारे साथ इस वक्त ईद ट्रांसमिशन में जुड़े हैं, घरों में बैठे ईद मना रहे हैं और अपने पसंदीदा मेहमानों को देख रहे हैं। अच्छा हसीब पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा, बाहर कहीं जाएं लोग रुक के तो कहते होंगे पिक्चर बनानी है, पहचान लेते हैं उस गेटअप के अलावा भी लोग? जब मेरे साथ जकोटा जीन होता था उसकी एक अपनी पहचान थी, छोटा सा, गिट्ठा सा, काला सा। पहली लुक में कहते जकोटा जीन, और जब मुझ पे नज़र पड़ती थी तो कहते थे हाबू जादूगर। उसकी अपना इंतकाल के बाद अब ये है कि मुझे जो सारा दिन शहर में मिलते हैं तो हम किधरे देखे है फुफी स्यापा वाला है सो, खाला बशीर वाला है सो, तो बड़ा चेहरा है। मैं कि हाँ जी मैं हम, हाँ याद आ गया जी हम। और जो सबसे दिलचस्प सवाल होता है ना जी, कि जो एक कब शुरू में बड़ा गर्म होता था, वो जी तुम्हारी भैन का की हाल है। अब ये मैं बाजू का फिक्र है कि यार एक मुकद्दस रिश्ता है बहन का, जो मिल रहा है कहते तुम्हारी भैन का की हाल है।
और जकोटा मरूम ने कहा कि पाशा साहब नाराज ना होया करो, वो बिल बतौड़ी का पूछते हैं। जिस तरह से आपके हाँ वो गुलकार थे, 2 बहन भाई हिट हुए, इसी तरह आप भी हैं, इसी तरह बिल बतौड़ी और आप हिट हुए हैं, फातिमा अपना जनाब थी और कायदे आजम, वो दोनों बहन भाई हिट हुए हैं, तो आप दोनों भी हिट हैं, नाराज ना होया करो। अच्छा, बिल बतौड़ी साहिबा नाराज नहीं होती थी कहना बिल बतौड़ी नासा चौड़ी? नहीं, वो नाराज नहीं होती। अगर मेरी बेगम मेरे साथ जा रही हो तो जो मुझे पहचानेगा वो फौरन कहते जी ये बिल बतौड़ी है। वो गर्मी चढ़ दी है कि खुदा दिया वास्ता जे बीवी ची ते बिल भैन दे विच तुहानू फर्क नहीं पता है। फिर उन्हें मैं क्या कि तू नाराज ना होया कर। वो जो मिलते हैं ना जी अचानक लोग और पहचानते हैं मुझे और वो बेगम साथ हो तो बिल बतौड़ी कह देते हैं, वो लम्हा थोड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन अब वो जो है उसने भी कंप्रोमाइज कर लिया है कि नहीं ये बिल बतौड़ी का। हाँ, ये बात अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा फैमिली में आप कैसे हैं? हंसियां मुस्कुराते हुए खेलते हर जगह नजर आते हैं, गुस्से वाले तो नहीं? नहीं, कुछ इतना तो नहीं, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो फनकार घर में होता है बाहर कुछ और होता है। हाँ। और घर में कुछ और, स्क्रीन पे कुछ और होता है। ये तकरीबन 90% मैंने देखे हैं आर्टिस्ट के घर में संजीदा है। हाँ। और जब बाहर निकले, मेरे ताया थे आसिफ जा, अपने वक्त बड़े मशहूर शेख चिली बनाई, बहुत बड़े कॉमेडियन थे, लेकिन घर में वो इतने संजीदा थे कि किसी की जरूरत नहीं कि उनके सामने बोल जाए या उनके इनकार कर दे किसी बात का। इसी तरह हाँ, कुछ पर्सनालिटीज होती हैं ऐसे बिल्कुल डिफरेंट। हाँ जी, वो घर में बात को संजीदा होते हैं, बाहर जब निकलते हैं। अब मैं जब गेटअप कर लेता था हामून जादूगर का, तो हमारे प्रोड्यूसर हफीज ताहिर कहते थे यार ना है एक्टर लगता है ना है अफसर लगता है, जो ये गेटअप कर लेंदा मेकअप कर देते हैं पता नहीं की होता है। जब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो वाकई जिन आ जाता है और ऐसी रिकॉर्डिंग कर जाता है कि आम पहचान नहीं होती कि यार इतना अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं ताहिर साहब, आप पर्सनालिटी से थोड़े संजीदा लगते हैं, क्या ऐसे ही हैं कि बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर, बच्चों के साथ फैमिली में प्यार मोहब्बत? देखिए, हमारे यहाँ हम लोग बहुत क्लोज फैमिली के लोग हैं और बेहद हंसी मजाक करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक बात है कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो हम लोग उससे घबराते नहीं, कितनी नाराज़गी हो कभी ऊंचा नहीं बोलते। हम बैठ के आपस में मामलात को तय करते हैं। अब मेरे ख़ानदान में यानी यूँ समझिए कि ज़ाहिर है मेरे 3 बेटे हैं। फरहान माशाल्लाह हॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है। आप अब तो फॉर्चुनेटली ही इज़ द ओनली एशियन जिसको ब्रॉडवे पे मेजर रोल मिला है। अच्छा। अब वो जा रहा है वो करने के लिए। तो अली है एक बेटा मेरा मेहरान है जो सबसे खामोश है, लेकिन वो लिखता है और बहुत अच्छा लिखता है। बेसिकली वो अकाउंटेंट है लेकिन लिखता है। सही। तो हम लोगों के यहाँ हंसी मजाक बहुत होता है। अब हम एंजॉय करते हैं चीज़ों को, उसके फ़नी पहलू को देखते हैं। सही। और यही अच्छी चीज़ है कि आप मतलब घर में भी एक ऐसा माहौल रहे। आर्टिस्ट लोगों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है जी पर्सनालिटी उनकी थोड़ी संजीदा होती है, स्क्रीन पे जैसे नज़र आते हैं बाद वाली ज़िंदगी उनकी ऐसी नहीं होती। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे ये जो मेहमान जिनको आप स्क्रीन्स पर देखते हैं, ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ किस तरह से अपने स्पेशल लम्हात गुजारते हैं, रूटीन लाइफ इनकी किस तरह की होती है। हसीब पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा, हम ईद की खुशियों की बात कर रहे हैं, आज जो हम टाइम गुजार रहे हैं हर कोई मुश्किल में परेशानी में नज़र आ रहा है, हम मैसेज भी ये दे रहे हैं कोशिश करनी चाहिए सबको खुशियों में मिलाएं, तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि इन खुशियों में सब आसपास वाले लोगों को भी लेकर। असल में जब हम ड्रामा शुरू किए ऐनक वाला जीन, उसका मेजर थीम भी यही था कि इतने मसाइल हैं हमारे दुनिया में कि हम उनको हल नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? कुछ सियासतदान रिस्क नहीं लेते, कोई इंतजामिया इस नहीं लेती, वो मामला हमारे बड़े बिगड़े हुए। तो फिर आइडिया आया कि यार कुछ जिन नहीं आके इनको ठीक कर सकते। तो फिर वो कोकाव से एक जिन आया और उसने माशरे के तमाम मसाइल को उजागर किया और उसका हल भी साथ साथ बताता रहा। बिल्कुल। जिस तरह से हम बड़ी ईद पे 3 दिन मुकर्रर करते हैं, 3 हिस्से, कि एक हिस्सा गैरों का, एक अपना, एक रिश्तेदारों का, ये 3 दिन हमारे ऐसे ही हैं कि आप इनमें अपने उन लोगों को शामिल कर लीजिए कि जो आपसे दूर है, जो इस्तात नहीं रखते हैं। ज़कात ज़रूर दीजिए अपनी, ज़कात में आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। अपना वो दूसरा फितराना ज़रूर दीजिए, उन लोगों को शामिल कीजिए। और देखिए इन दिनों में वो जो कभी भी हाथ नहीं फैलाते थे, मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि प्लीज़ अगर ज़कात देनी हो तो हमें दे दीजिएगा। हाँ। फितराना देना हो तो हमें दे दीजिएगा। कई खामोश और छुपे हुए, और ये चीज़ें अल्लाह ताला ने सेट कर दी हैं, आपको बता दिया है कि आपने किस तरह दूसरों को साथ लेकर चलना है ज़कात या फितराने की सूरत में, जो आप सब लोग आई होप अदा भी कर चुके होंगे। नईम ताहिर साहब, एक छोटा सा मैसेज चाहिए देखने वालों के लिए। ओह, छोटा सा? हाँ, छोटा सा। मेरा ख्याल है वो मैसेज मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही। मैंने ये कहा
कि अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी और वक्त हमें दिया है ये उसकी अमानत है, और ये याद रखें कि आपने इसका हिसाब देना है, इसका बेहतर से बेहतर मसरफ़ करें। हम अशरफुल मखलूक़ात उस वक्त बनते हैं जब हम सारी मखलूक जिसमें जानवर, परिंदे, इंसान सभी शामिल हैं, सबके लिए अल्लाह की रहमत पहुंचाएं। तो सब कोशिश कीजिए, अल्लाह आपको इसमें बरकत दे, आप कामयाब हों और हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और ज़िंदगी को मोहब्बत से हंसी खुशी गुजारें और उसके सामने सुरख रूह। बिल्कुल, आमीन जी। हम ये सब कोशिशें सभी को मिलकर करनी है तो हम एक खुशहाल माशरा अपने इर्द गिर्द देखेंगे। ऑल दो आजकल का जो सूरत हाल है हमें कोई खुश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं अपनी कोशिश करूँगी, नईम साहब अपनी कोशिश करेंगे, हसीब साहब अपनी कोशिश करेंगे, यहाँ सब लोग जो मौजूद है ये तैयार कर लेंगे, हमने सबको खुश रखना है, तो इंशाल्लाह आपको आपके इर्द गिर्द लोग भी खुश नज़र आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। आपका लिबास भी बहुत अच्छा है और आप बहुत सही आज और मेरी तरफ से उल्लू हेलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, आपने कहीं नहीं जाना, नए मेहमानों के साथ आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।